हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की इस रिवीजन सीरीज में। वी कंप्लीटेड विद द 200 सीरीज रिवीजन। बेसब्री से इंतजार था आप सभी को आगे की रिवीजन सीरीज का, लेकिन टेकिंग अ ब्रेक आई एम क्रिएटिंग अ स्पेशल रिवीजन वीडियो ऑन दिस स्टैंडर्ड बिकॉज आई पर्टिकुलरली फील कि बाकी सारे स्टैंडर्ड्स का रिवीजन एक तरफ और SA 315 का रिवीजन एक तरफ। इट इज द लेंथीएस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द स्टैंडर्ड, एंड इसे हम कितना भी कंसाइज कर लें, अगर हम इसे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करते हैं तो इट रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन एंड फोकस। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट SA 315 को आप स्पेशल एम्फेसिस के साथ इस रिवीजन वीडियो से अलग से रेफर करें। आगे के हमारे रिवीजन वीडियोस विल कवर A 300, 400, 500 सीरीज, B 600 and 700 सीरीज. So now we will start with our most important standard SA 315. दोस्तों, एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसका अगर आपके आंसर शीट में कहीं पर भी रेफरेंस नहीं आया तो इसका मतलब क्लियर है कि पेपर में कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा है. The most important standard, what it talks about is identification and assessment of risk through understanding the entity and its environment. नाम लिखने का ही एक मार्क बनना चाहिए. स्टैंडर्ड कहता है कि आप किसी एंटिटी का ऑडिट शुरू करने से पहले और उसके ऑडिट करने के दौरान उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग इंक्लूडिंग उसके इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लीजिए, ताकि आपको पता पड़ेगा कि कहां कहां रिस्क है, और जहां रिस्क ज्यादा वहां ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा, ताकि आपको जो ऑडिट एविडेंस मिले वो सफिशिएंट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट हो, अप्रोप्रिएट टू द नीड ऑफ ऑडिट हो, और अल्टीमेटली वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको रीजनेबल एश्योरेंस देंगे फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन. We've all understood the basic fundamental that now if I ask you कि CA फाइनल की एग्जाम बहुत टफ है तो बताओ आपको क्या करना चाहिए जिससे आप उसे वन शॉट में क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा ले. सर, ज्यादा मेहनत करना चाहिए. ये बड़ा ही थियोरेटिकल आंसर है. इस सवाल के जवाब में अगर आपको ये आंसर मिलेगा तो you'll have no satisfaction कि यार ये क्या बता रहे हैं. इनफैक्ट ये तो अपने आप में एक इमेजिनरी आंसर या ये सिचुएशन है कि ज्यादा मेहनत करना चाहिए. प्रिसाइसली स्पीकिंग ज्यादा मेहनत से काम नहीं होगा बिकॉज वी हैव अ लिमिटेशन ऑफ टाइम. सही जवाब ये होगा कि हमें रिस्क बेस्ड एफर्ट डालना चाहिए, यानी जहां रिस्क ज्यादा वहां पर ऑब्वियसली मेहनत ज्यादा, जहां रिस्क कम वहां पर हम कम मेहनत में भी काम कर सकते हैं. तो हमें कैसे पता पड़ेगा where the risk is high, where it is low? Primarily by obtaining an understanding of the entity, including the environment in which the entity operates, including the internal controls inside the entity, which will not give us any kind of audit evidence to express an opinion, but it will give us some kind of assessment and identification of risk of material mistake. हम ऑडिट प्रोसीजर्स क्यों लगाते हैं? ताकि हम बेसिकली मिसस्टेटमेंट अगर है तो डिटेक्ट कर सकें. तो मिसस्टेटमेंट कहां डिटेक्ट हो सकते हैं, कहां उसका रिस्क ज्यादा है, ऑल दिस इज एक्चुअली समथिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क इन द एंटिटी बाय सिंपली ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल्स. तो दिस इज बेसिकली अ बैकग्राउंड ऑफ SA 315, जो बेसिकली ये कह सकते हैं आपकी इट टॉक्स अबाउट KYC. ये कहता है कि हमें हमारे कस्टमर क्लाइंट के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, और वो जानकारी किसके बारे में होना चाहिए? क्लाइंट, उसकी इंडस्ट्री या उसके इंटरनल कंट्रोल, तीनों, ताकि हम एक इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट ऑडिट कंडक्ट कर सकें. So let us talk about this particular standard, having some background about it. This is the drone chart which we'll be using for it. Some students may say कि सर ये drone chart थोड़ा नया नया सा लग रहा है. बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने. The reason for that is कि revision के लिए specifically I have created this different drone chart. In fact, I'll just quickly tell you. ऐसे 315 का आपका जो drone chart है वो कुछ इस तरह का होगा. क्योंकि हम हमारा एक स्पेशल ऑडिट का जो बुक है उसमें एक पूरा इंस्टीट्यूट के मटेरियल में एक चैप्टर दिया हुआ है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर, और इस चैप्टर के अंतर्गत वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली विच आर काइंड ऑफ रिलेटिंग टू व्हाट
These are those kind of things which are relating to risk assessment and internal control. So if you kind of see, these are a lot of areas which we study in risk assessment and internal controls, जिसमें हम अगर आप देखोगे तो ऐसे 315 के कई सारे कंटेंट को भी डिस्कस करते हैं. बट ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 315 अगर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है तो क्लास में हमने एक पोर्शन यहाँ एक पोर्शन वहां कवर किया है. रिवीजन में 100% ऑफ 315 इज समथिंग विच विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर रिवीजन सेशन. सो इन दैट पर्टिकुलर सेंस यू कैन बी मेंशनिंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट दैट व्हाट वी आर नाउ एक्चुअली डिस्कसिंग इज कंप्लीट ऐसे 315. फिर भले ही इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इसका कुछ कंटेंट एक सेपरेट चैप्टर में दिया हो, हमें उसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है. स्टैंडर्ड अपने आप में एक बड़ा लेंथी सा स्टैंडर्ड है, तो आपको क्विकली अब स्टैंडर्ड का बैकग्राउंड तो आपने समझ लिया. अब आपको समझना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड एज सच क्या कहता है. सबसे पहले स्टैंडर्ड में कुछ डेफिनेशन है जो आपके काम की है, जिसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं ये समझे. व्हाट मेनी टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आर देयर? सर 2. Substantive audit procedure and compliance audit procedures. Wrong. 2. Risk assessment procedure and further audit procedure. Risk assessment procedure basically will give you an assessment of the risk. इससे आपको एविडेंस नहीं मिलेगा पर आपको खतरा कहाँ है ये पता पड़ेगा. इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रैक्टिकली अगर कहीं रफ टेरेन में गाड़ी चलाना है तो आप पहले उसके बारे में पता करोगे कि कहाँ कहाँ पॉसिबल रिस्क है. इससे आप गाड़ी नहीं चला पाओगे, लेकिन डेफिनेटली जब आप गाड़ी वहां पे लेके जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली ध्यान होगा कि मुझे कहाँ केयरफुल रहना है. ये स्टैंडर्ड 315 प्राइमरीली सिर्फ किसकी बात करता है? रिस्क असेसमेंट की. तो इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन व्हाट इट सेज इज कि आपको रिस्क असेस करने के लिए कोई बहुत ज्यादा डिटेल में चेकिंग नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू डू व्हाट? इंक्वायरी. किससे? मैनेजमेंट से पूछो, टीसीडब्ल्यूजी से पूछो, इंटरनल ऑडिटर से पूछो, लीगल काउंसिल से पूछो, सेल्स के एम्प्लॉय से पूछो. इंक्वायरी फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड फ्रॉम अदर्स. देन यू नीड टू ऑब्जर्व एंड इंस्पेक्ट थिंग्स. तो आप देखिए कि भैया फैक्ट्री में गाड़ी कैसे आ रही है, सेल हमारी कैसे हो रही है, ई कॉमर्स हमारे यहाँ पे किस तरह से एग्जीक्यूट होता है. ऑब्जर्वेशन. जरूरत पड़ने पे कुछ प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं हर कंपनी के, उसको आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हो. And the most important procedure which you could apply for financial statements is analytical procedures. And these are risk assessment analytical procedures. जिसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जब आप ऑडिट शुरू करते हैं तो पिछले साल के फाइनेंशियल और करंट ईयर के फाइनेंशियल्स को साथ साथ में रख के कंपेयर करते हो कि सेल्स कितनी बड़ी है, उसी प्रोपोर्शन में कॉस्ट ऑफ सेल्स बड़ी है, क्या हमारे खर्चे मोरलेस उस प्रोपोर्शन में बढ़े हैं. ओ हमने तो देखा कि भाई इस बार प्रोडक्शन बहुत बड़ा है पर बिजली का खर्चा कम हुआ, ये कैसे हो गया, मार्क करो, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. दिस इज समथिंग विच इज डूइंग व्हाट? एनालिसिस ऑफ द financial data with some other financial data, current year, previous year. And based on this analysis, then you identify possibly electricity expense needs to be checked in detail. You do not get any evidence of electricity expense. You only get an idea that there is a possible misstatement. And if it is a material expense, then you will have to get into details when you apply your further audit procedure, for which we will study SA 330. तो प्राइमरली अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में, सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट डेफिनेशन व्हिच आई एम डिस्कसिंग हियर इज द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. नाउ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को डिफाइन कैसे किया जाएगा? दीज आर ऑडिट प्रोसीजर्स which are performed just to obtain the understanding of the entity, the environment, the internal controls, so as to assess and identify the risk of misstatement. How many types of procedures are there? तो primarily 4 तरह के procedures हैं. एक आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लो, दूसरों से इंक्वायरी कर लो. दूसरों में कौन हो सकता है? टीसीडब्ल्यूजी एम्प्लॉय, इन हाउस, लीगल काउंसिल, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, मार्केटिंग, सेल्स प्रोफेशनल्स. एग्जाम्पल्स ऑल्सो गिवन. इसके अलावा ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, जस्ट आई टोल्ड यू व्हाट कैन यू ऑब्जर्व एंटिटी के ऑपरेशन, माल का इनवर्ड आना, ऑनलाइन सेल्स होना, इस तरह की चीजें. इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी, एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा. ऐसे 520 बात करता है सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स से, जिससे हम एविडेंस गैदर करते हैं. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स फॉर रिस्क असेसमेंट. इससे एविडेंस गैदर नहीं लेकिन रिस्क असेस कर रहे हैं. तो इसका मतलब अगर मैं बिजली के मीटर की अप्रैल और मार्च की ओपनिंग और क्लोजिंग रीडिंग लेके टोटल यूनिट्स कंज्यूम इनटू एवरेज कॉस्ट पर यूनिट से इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस मैच कर लेता हूं, तो मुझे ऑडिट एविडेंस मिल रहा है कि बिजली का खर्चा मोर और लेस सही है. दिस इज सब्सटैंशिएट करने के लिए लगाया गया एनालिटिकल प्रोसीजर. लेकिन इसी की जगह अगर मैं सिर्फ पिछले और करंट ईयर के बिजली के बिल को कंपेयर करके ये बता रहा हूं कि प्रोडक्शन के प्रोपोर्शन में एक्सपेंस सेम तरह से चेंज नहीं हुआ है, हेंस आई नीड टू गेट इनटू डिटेल्स, ये मेरा एक एनालिटिकल प्रोसीजर है, पर ये रिस्क असेसमेंट के लिए किया गया है. तो आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस. इसके अलावा स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि ये 4 तो आपके स्पेसिफिकली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं.
अगर आप देखेंगे तो मॉड्यूल में 3 दिए गए, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। हमने इंक्वायरी को 2 पार्ट में बांटा, मैनेजमेंट और अदर्स। इसके अलावा मॉड्यूल में ये भी कहा गया है, इनफैक्ट स्टैंडर्ड ये भी कहता है, इनफैक्ट अपना ड्रोन चार्ट ये भी कहता है, इनफैक्ट समझने के लिए समझ लीजिए, कहना ये है कि कई सारे प्रोसीजर आप इस ऐसे के लिए स्पेसिफिकली नहीं लगाते हो, लेकिन उससे रिस्क असेसमेंट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आपने कोई नया ऑडिट एक्सेप्ट करना है तो ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल कहता है कि क्लाइंट्स एक्सेप्टेंस और रिटेंशन से पहले यू शुड गेट मैनेजमेंट इंटीग्रिटी चेक। इन दैट चेक व्हेन यू आर डूइंग यू विल गेट सम आइडिया अबाउट द मैनेजमेंट व्हिच विल गिव यू सम असेसमेंट ऑफ द रिस्क। प्रीवियस अगर आपके कोई असाइनमेंट्स किए हैं आपने उसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए, यानी रिपीटेटिव ऑडिटर, रीअपॉइंटमेंट है, डेफिनेटली आपका पहले से रिस्क असेसमेंट हो सकता है। आपका जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसने कोई दूसरा असाइनमेंट किया हो, उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी काउंट होगा। ऐसे 240 में एंगेजमेंट टीम के बीच में डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन से भी हो सकता है कई प्रकार के रिस्क असेसमेंट निकल के आए। इसका मतलब ये सारे प्रोसीजर मैंने इस स्टैंडर्ड में नहीं लगाए, लेकिन मैं पहले कहीं लगा चुका हूं, लेकिन उससे मुझे रिस्क असेसमेंट में मदद मिली है। ये सब आपको ग्रीन में दिए हुए। क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसेस के दौरान लगाए गए प्रोसीजर्स, दिस इज नथिंग बट ऐसे 220। अदर एंगेजमेंट पार्टनर ने पहले कोई परफॉर्म करी है प्रीवियसली, अगर आपने कोई ऑडिट किया है तो उस डेफिनेटली पर वहां पे ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको देखना होंगे। आगे अपन देखेंगे कि जब भी आप प्रीवियस ईयर स्टेटमेंट्स या स्टैंडर्ड एविडेंस पर रिलाई करते हो तो देन यू हैव टू लुक इनटू एनी काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड देन डिस्कशन अमंग्स द एंगेजमेंट टीम ऐसे 240 व्हिच हैज बीन फर्दर डिटेल। तो ये हमारे अलग अलग तरह के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हो गए। नाउ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से क्या होगा, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रिस्क। थोड़ी सी बात करें रिस्क की तो एक बिजनेस रिस्क नाम का शब्द यहाँ पे यूज किया जाता है। व्हाट इज दैट? एक होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिससे मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज होना चाहिए वैसी नहीं है। बिजनेस रिस्क इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इंक्लूड्स रोम, इट मीन्स द रिस्क दैट द एंटिटी विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब यह है कि से फॉर एग्जांपल जियो का ऑब्जेक्टिव है अगर कि मुझे 50% टेलीकॉम सेल्स कैप्चर करना है, तो ये अचीव करने में क्या क्या चीजें हैं जो उसके आड़े आ सकती है, जो उसे रोक सकती है, और वो चीजें उसके लिए बिजनेस रिस्क बन जाएंगी। और अगर ऐसे रिस्क ज्यादा होंगे तो एंटिटी में शायद फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए ऑडिटर को बिजनेस रिस्क असेस करना पड़ता है। तो सर ऐसी क्या चीजें होंगी जिसे देख के ऑडिटर को लगेगा कि बिजनेस रिस्क बढ़ गया है? दैट इज समथिंग विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ obtaining the understanding of the entity and the environment. We will talk about certain cases, conditions and events which will indicate that there is a higher risk of material misstatement due to high amount of business risk. मुझे सिर्फ उस business risk से मतलब है जिससे मेरे financial statement affect होते हैं, यानी मेरा ROM affect होता है। तो we are going to talk about that later. I'm just trying to correlate a certain set of things between this particular chart. Next. असर्शन नाम का एक शब्द यूज किया गया जिसको हमने ऐसे 200 में डिस्कस किया था। व्हाट इज एन असर्शन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी जो चीजें लिखती है जिसका इंटरप्रिटेशन निकलता है अलग अलग तरह से, जिसमें हो सकता है पॉसिबली कहीं कोई मिसस्टेटमेंट हो जिसलिए ऑडिटर को रिपोर्ट मॉडिफाई करना पड़ जाए अगर वो करेक्ट नहीं हुए, इन्हें असर्शंस कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज यानी इंप्लाइड भी हो सकते हैं, एम्बॉडिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स which is used by the auditor to consider are there any kind of potential misstatement. This is something which we need to ensure that where is the risk of material misstatement in any of the assertions. तो ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको हम एंटिटी और उसके एनवायरमेंट और इंटरनल कंट्रोल की असेसमेंट करने की अंडरस्टैंडिंग ऐसी देंगे जिससे आप ये कंक्लूड कर पाओगे कि क्या एंटिटी में ओवरऑल लेवल पे रिस्क ज्यादा है या किसी पर्टिकुलर असर्शन पे, यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स, उस लेवल पे रिस्क ज्यादा है। दैट इज समथिंग व्हिच इज रेफरिंग टू दी असर्शंस। व्हाट आर इंटरनल कंट्रोल, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली इंटरनल कंट्रोल्स आर डिजाइन्ड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड टू इंश्योर दैट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आर प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। सो इंटरनल कंट्रोल का बेसिक उद्देश्य क्या होता है? Design, implementation or maintenance of internal control is done by TCWG and management to ensure what that basically financial statements are not misstated. हम जो इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो कौन से इंटरनल कंट्रोल हैं? इट इज नॉट इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इट सेज इंटरनल कंट्रोल। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे, एक सेकंड अगर मैं लूं तो इंटरनल कंट्रोल का डिस्कशन अगर मैं डिवाइड करूं इनटू डिफरेंट पार्ट्स तो आपको समझना होगा कि एक इंटरनल कंट्रोल हम पढ़ते हैं सेक्शन 143 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स में सबसेक्शन 3 स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लॉज आई, जिसे IFC ओवर FR इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं, जिसपे ऑडिटर को स्पेसिफिकली रिपोर्ट करना होता है। वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, ये इंटरनल कंट्रोल है। इसका मतलब कि इसमें सारे कंट्रोल्स शामिल होंगे। So if I'm talking about a restaurant, internal control in a restaurant will include control like quality check of the food, for which auditor really is not too much concerned.
तो इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन आएगी तो 315 का रेफरेंस आएगा। 315 कहता है इंटरनल कंट्रोल के क्या पर्पस होते हैं, 4 पर्पस। लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रॉपर होना, एफिशिएंसी और इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस अचीव करना है, एंड ऑल इन ऑल हमें इंश्योर करना है कि हमारी असेट्स की सेफगार्डिंग हो, जिसको हम याद करते हैं लॉ एंड रेगुलेशन को ऐसे फ्री में मिले। तो लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस, ऐसे सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, फ्री एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रॉपर हो, रिलायबल और रेलेवेंट फाइनेंशियल डेटा उसका प्रिपेयर हो, और ईई विच इज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस। एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन हमेशा हो सकता है एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज एन ऑडिटर मेरे लिए कंसर्न ना करे। तो इंटरनल कंट्रोल जो 315 में डिस्कस किया गया है दैट इज इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर इज इंटरनल कंट्रोल में से वो कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करेगा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट करेंगे। दैट इज समथिंग व्हिच इज आल्सो कवर्ड अंडर 315 व्हिच इज नोन एज कारा। कारोत तो सुना है आपने, दिस इज कारा, कंट्रोल एक्टिविटीज व्हिच आर रेलेवेंट टू ऑडिट। वी विल कम टू दैट। सो talking about all these particular facts, what we've kind of discussed here is the terms, the definitions, the various types of risk assessment procedures which exist, and then risk assessment procedures और उससे related activities से basically फायदा क्या होता है। तो definitely risk assessment करने से हमें क्या होगा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन होगा, मटीरियलिटी से भी वो चीज कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, whenever you are obtaining the understanding of the entity, environment and internal control in ऐसे 315, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है। और जजमेंट कहाँ कहाँ लगेगा, रिस्क के असेसमेंट में, मटीरियलिटी के असेसमेंट में, अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है या नहीं, सही और गलत एक बात हो गई, पर अप्रोप्रिएट है या नहीं, फीफो भी सही है, वेटेड एवरेज भी सही है इन्वेंट्री कॉस्टिंग में, बट अप्रोप्रिएट होना। देन स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन जहां चाहिए थे वहां पे, जैसे गोइंग कंसर्न का असम्पशन, रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे होना, ये सब जगह प्रोफेशनल जजमेंट्स लगते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाना है नहीं लगाना है, पॉसिबल होगा या नहीं, प्रोफेशनल जजमेंट लगेगा। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हमें कितने लगाने, कब कहेंगे हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल गए हैं, ऑल दीज आर टर्म्ड एज व्हाट एरियाज ऑफ जजमेंट। ये स्टैंडर्ड बोलता है कि आप एंटिटी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग लोगे तो आपको ये सब करने में, जजमेंट लेने में मदद मिलेगी। तो अगर आपको इंडस्ट्री का अच्छा नॉलेज है तो क्या हमारी एंटिटी का एस्टिमेशन इंडस्ट्री के एस्टिमेशन से मैच कर रहा है या नहीं, ये जजमेंट लेने में आपको मदद मिलेगी। एंटिटी की अच्छी जानकारी लोगे, कंट्रोल्स की अच्छी जानकारी लोगे तो रिस्क का है ये जानने में आपको मदद मिलेगी। तो ऐसे 315 आपको रिस्क असेसमेंट के थ्रू ये सारे प्रोफेशनल जजमेंट्स लेने में मददगार साबित होगा। चलिए, स्कोप एंड मटेरियल वीकनेस इज समथिंग विच स्कोप इज अ पार्ट ऑफ जो अभी अपन ने बैकग्राउंड डिस्कस किया। मटेरियल वीकनेस क्या होती है इंटरनल कंट्रोल में, तो दैट इज समथिंग व्हिच वी विल डिस्कस इन डिटेल आफ्टर वी कवर द स्टैंडर्ड। बेसिकली अगर आपका इंटरनल कंट्रोल कहीं भी प्रिवेंट या डिटेक्ट और करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं कर पाए तो कहेंगे कि देयर इज अ वीकनेस, प्रोवाइडेड उसको टाइमली बेसिस पे करेक्ट नहीं किया जा पाता है। विल कम टू दैट। चलिए, अब स्टैंडर्ड को डिस्कस करना है तो आप मुख्य तौर पे 3 मुद्दे हैं जो स्टैंडर्ड में अब आप सुनोगे। पहला, एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेना है जिस एनवायरमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हो। दूसरा, जिस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हो क्लाइंट का, उसकी अंडरस्टैंडिंग। तीसरा, उस एंटिटी के अंदर उसके इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेना है। एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने में मुझे क्या फायदा होगा, तो अभी जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया, इट विल हेल्प मी टू टेक बेटर प्रोफेशनल जजमेंट इन वेरियस एरियाज। तो एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग में मुझे किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए। सबसे पहले इंडस्ट्री की जिसको आप बिलोंग करते हो, बिकॉज एवरी इंडस्ट्री हैज देयर ओन पेक्यूलियरिटीज। लाइक से फॉर एग्जांपल, आई एम डूइंग एन ऑडिट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी विच इज इनटू ट्रेडिंग और उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 5% एंड आई एम सरप्राइज 5% का जीपी मार्जिन, इट इज इनटू ट्रेडिंग ऑफ फूड ग्रेन्स। 5% इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर है क्योंकि इंडस्ट्री तो 3-3% पे काम कर लेती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो रिस्क। बट अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, वहां पे जीपी मार्जिन 5% है, यू विल नॉट बाय दिस थिंग। तो इसका मतलब आपको इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन लेना है। तो एनवायरमेंट में अपने को क्या इंफॉर्मेशन लेना है, तो आप 3 मैटर्स को यहीं से आइडेंटिफाई कर लो। ये 3 मैटर्स क्या हैं, दीज आर IRO। I इज इंडस्ट्री, R इज रेगुलेटरी फैक्टर्स एंड O इज अदर्स। इंडस्ट्री में मार्केट क्या है, कंपटीशन क्या है, साइक्लिक है, बिजनेस हमारा सीजनल नेचर का तो नहीं है, ग्रोथ में इंडस्ट्री, डाउन ट्रेंड में क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सब इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन। रेगुलेटरी, क्या लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं, कितने लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं, क्या एज सच देखा जाए तो कोई चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर और लॉ एंड रेगुलेशन लगे हैं। समझ रहे हो आप, पेट्रोलियम कंपनी है तो उसमें डेफिनेटली क्या प्राइस चेंजेस हुए, इनफैक्ट क्या मेथड फ्लक्चुएट हो गया, अब आप समझो
आप एक पेट्रोलियम कंपनी का ऑडिट कर रहे हो एंड नाउ आपको पता पड़ा है कि पहले सरकार फिक्स प्राइस रखती थी, कभी कभी दाम चेंज होते थे, बट सपोज फॉर एग्जांपल आपने देखा कि भाई अब सरकार ने डायनामिक रेट्स कर दिए, पेट्रोल के रोज चेंज होते हैं, डीजल के रोज चेंज होते हैं। अब आप सोचो इससे क्या करना होगा आपको, राइट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज से लेके पेट्रोल पंप तक आपके इंटरनल कंट्रोल चेंज हुए होंगे, अकाउंटिंग सिस्टम्स चेंज हुए होंगे। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे शायद ऐसी फैसिलिटी नहीं होगी कि ये रेट्स डेली बेसिस पे मैच करेंगे। फिर उसके बाद आपके नए इश्यूज आएंगे कि ईयर एंड पे से फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है जिसको से फॉर एग्जांपल मैंने एक्स पर बाय किया था और ईयर एंड पे 31 मार्च पे पेट्रोल की प्राइस 80 रुपीज थी, बट देन 1 अप्रैल को वो प्राइस 79 हो गई, फिर 78 हो गई, फिर 82 हो गई। अब इन सब सिचुएशंस में मेरी अकाउंटिंग पे इस पे इम्पैक्ट आएगा। ये आपको कब समझ में आएगा? जब आप इंडस्ट्री की नॉलेज रखते हो तो आपको मालूम है कि मुझे अकाउंटिंग करते समय ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो दिस इज इंडस्ट्री फैक्टर्स, रेगुलेटरी फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स विच इज मोर ऑफ इन्फ्लेशन रेट कहाँ जा रहा है, इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जा रहे हैं, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस तो नहीं है अगर मेरी एंटिटी पर से फॉरेन करेंसी में डील करती है, stuff like that. Environment very simple. Coming on to entity. एंटिटी की जानकारी क्या लेना है तो बहुत सिंपल बताऊं ना तो 3 मुद्दे हैं जिसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। क्या 3 मुद्दे हैं? ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सर सी हम बताएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग क्या प्रोडक्ट और सर्विस है, सेल कैसे करते हैं, कितनी लोकेशंस पे उनके काम हो रहे हैं, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। मेजर खर्चे क्या होते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्रोडक्शन का नेचर है हमारा या ट्रेडिंग का नेचर है, सर्विस नेचर में है क्या, ज्योग्राफिकल स्प्रेड कितना है, ऑपरेटिंग। क्यों फायदा होगा इससे? ऑब्वियसली बात है, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फॉरेन करेंसी, इंड AS 21, इनके एप्लीकेशन दिमाग में रखना पड़ेंगे, समझते हैं। इन्वेस्टिंग से आप देखो आपकी सब्सिडरी कितनी है, ज्वाइंट वेंचर्स कितने हैं, कितने अलायंसेस हुए हैं, आपने इस साल क्या मेजर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं या सेट ऑफ्स किए हैं, क्या इम्पेयरमेंट तरह की कोई चीजें पॉसिबली दिख रही हैं? क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स एज सच हमने क्या किए हैं, बेसिकली इन्वेस्टिंग इनफ्लो है, असेट्स खूब सारे बेचे हैं। फाइनेंसिंग बेसिकली हमारा क्या फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है, ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, इनफैक्ट ओनर और मैनेजमेंट की भी जानकारी आपके पास होना चाहिए। सो व्हाट वी आर सेइंग इज सबसे पहले आपको एंटिटी की जानकारी लेना है तो यू शुड फर्स्ट ऑब्टेन दी जानकारी ऑफ ओनरशिप एंड द स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कि हम किसी ग्रुप का पार्ट है, मैनेजमेंट का क्या स्ट्रक्चर है। देन यू शुड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट 3 थिंग्स, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देन यू शुड गो टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो हम नॉर्मली कोई भी नया ऑडिट शुरू करेंगे तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाएंगे और कितना सिंपल है, P&L उठा के देख लिया, उसमें सारे खर्चे पढ़ लो। अब आपने खर्चों में जैसे जैसे चीजें पढ़ते गए आपने देखा कि ओके यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है, यहाँ पे डिस्काउंट गिवन है, इसका मतलब क्या होता है, कंपनी में डिस्काउंट भी होता है और डिस्काउंट रिसीव को अदर इनकम दिखा रहे हैं, सेल्स एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, इसका कोई छोटा सा एडजस्टमेंट होगा। पेनल्टी दिख गई आपको, से फॉर एग्जाम्पल आपको दिख गया एक्साइज, हमको समझ नहीं आया, हमने बोला जीएसटी के जमाने में एक्साइज कैसे, तो हो सकता है मालूम पड़े कि कुछ प्रोडक्ट अभी भी हमारे एक्साइज में, स्टेट एक्साइज में कवर हो रहे हैं। तो ये क्या होगा, जैसे आप P&L में ये सारी चीजें देखोगे आपको वहीं से पता पड़ जाएगा। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑल्सो, कि कंपनी क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रही है, कंजर्वेटिव है या नहीं है। ऑब्वियसली बात है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से आपको पता पड़ा AS फॉलो कर रही है या इंड AS। फिर उसके अंदर जहां ऑप्शन टू सिलेक्ट पॉलिसीज है, कैसी पॉलिसीज यूज कर रखी है। तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी, दैट्स नाइस। You should obtain investing activities information. There are so many examples. Then financing activity. फिर financial reporting देखिए, accounting policies देखिए, और ये सब करने के बाद फिर आप business risk assess करो। business risk के assessment से फिर आप relate करोगे उससे कि कहाँ risk of material misstatement ज्यादा हो सकता है। business risk is a broader term. Risk of material misstatement is a part of it. The business risk could include so many things which auditor is not concerned with, like say for example restaurant business risk of not providing quality product. Auditor really is not directly concerned, but in a restaurant business I am suffering due to the COVID outcome. I have got some rent concessions, I have not got some rent concessions. Ind AS 116 has done some amendments for rent concession related accounting treatment. Now I know कि ये COVID से affect हुआ, मेरा रेस्टोरेंट के बिजनेस से मेरे लीज रेंटल का इम्पैक्ट हुआ और उसकी अकाउंटिंग में चेंज हुआ है। तो जब मैंने अंडरस्टैंडिंग ली किसकी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की ये इंड AS फॉलो करते हैं, इंडस्ट्री की कि यहाँ पे चेंज हुआ इंड AS 116 में, और एंटिटी में कि इसके रेंटेड प्रेमाइसेस हैं, तो मुझे मालूम पड़ा कि इससे मेरा एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट की कहीं अकाउंटिंग गलत ना हो गई हो लीज की, ये सामने आता है। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमारे लिए प्राइमरली इंपॉर्टेंट है। और देखो एक चीज ध्यान रखना, रिवीजन में मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं एक एक करके इसको पढ़ते जाऊं, पढ़ने के लिए ये नोट्स आपके पास है, आप खुद पढ़ सकते हो। मैं आपको एक ऐसा बैकग्राउंड दे रहा हूं थोड़ा समय लेके, जिससे कि आप इस स्टैंडर्ड को अच्छे से ना सिर्फ रिवाइज ही कर सको, लेकिन समझते हुए रिवाइज कर दो और रिलेट भी कर दो, ताकि एग्जाम में कोई पर्टिकुलर टॉपिक आए तो आप एग्जैक्टली उसको कोट कर पाओ। सो कंडीशंस एंड इवेंट्स विच में इंडिकेट कि रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट बढ़ जाएगा, ये कब होगा, तो आप देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या है।
अगर आप अनस्टेबल रीजन्स में ऑपरेट कर रहे हो, इकोनॉमिकली अनस्टेबल, एज इन प्लेसेस लाइक सीरिया, जिम्बाब्वे, हाई इन्फ्लेशन रेट, वेरी अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस, वोलेटाइल मार्केट्स हैं आपके जहां पे आप ऑपरेट करते हो, आपका बिजनेस का नेचर ही क्या है, बेसिकली शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह टाइप का है, देन कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस हैं आपके ऊपर एप्लीकेबल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो आप, गोइंग कंसर्न का रिस्क आपकी एंटिटी पे बिकॉज यू आर से इनटू ट्रैवल बिजनेस और टूरिज्म बिजनेस, कोविड अफेक्टेड, कैपिटल क्रेडिट कंस्ट्रेंट से लिक्विडिटी क्रंच आपको दिख रहा है। ये कैसे पता पड़ेगा? आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, बिजनेस से समझा क्या है, तो आपको मालूम पड़ा कि भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खाता हमारा नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया। ये आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एनवायरमेंट लेते समय मालूम पड़ गया। तो अब आपको मालूम है कि इसका बड़ा मटेरियल स्टेटमेंट का रिस्क हो सकता है क्योंकि एंटिटी पे फाइनेंशियल प्रेशर है। तो ऐसे 240 में हमने पढ़ा था कि दिस इज समथिंग विच विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन द एंटिटी विच विल इंक्रीज द फ्रॉड्स। तो 315 उन फैक्टर्स की बात कर रहा है जो फैक्टर्स सिमिलरली 240 में भी कहीं आते हैं, ये बता रहा है जिससे रिस्क बढ़ेगा, क्या इससे फ्रॉड की पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो 240। तो इस तरह के आपके कई सारे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। इसके साथ हमारा मेजर इनफैक्ट देखा जाए तो पार्ट शुरू होने वाला है अब। वही तो अभी क्या कर रहे थे, अभी हमने प्राइमरली सिर्फ क्या पढ़ा है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, लगाने से कहाँ कहाँ आपको प्रोफेशनल जजमेंट लेने में फायदा मिलेगा। एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आपको एनवायरमेंट के अंदर से ही 3 शब्द आपको उठाने हैं, विच इज बेसिकली IRO, इंडस्ट्री रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और अदर फैक्टर्स। एंड देन फाइनली एंटिटी में आपको स्ट्रक्चर, ओनरशिप, एंड देन इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग पॉलिसी, एंड देन बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में आइडेंटिफाइंग दोज इवेंट्स और कंडीशंस व्हिच विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी अभी तक अपन ने सिर्फ रैप लगाया है, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी की भी ले ली है और इंडस्ट्री यानी एनवायरमेंट की भी ले ली है। अब हमें मुद्दे की बात पे आना है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैंडर्ड का, दैट इज बेसिकली ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। लेट्स जंप ऑन टू दैट। इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल दोस्तों एंटिटी का पार्ट है और इंटरनल कंट्रोल की हमें यहां इस 315 स्टैंडर्ड में जानकारी लेनी है। 1 मिनट थोड़ा सा रुक के समझिए। My objective in this standard is not to identify any kind of operating inefficiencies of internal control. I am not applying any test of controls. सरल भाषा में मेरा उद्देश्य इस स्टैंडर्ड में कंपनी ने जो कंट्रोल्स मुझे बताए हैं उसको टेस्ट करके वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं ये चेक करना नहीं है। वो 330 है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट है, टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस टू मेक एन ओपिनियन। इस स्टैंडर्ड में मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ कंट्रोल्स कंपनी के कहां कहां क्या क्या लगाए गए हैं और उसका एक वॉक थ्रू करना है जिससे कि मुझे ये समझ में आए कि कंपनी के कंट्रोल्स क्या रिलायबल है भी या नहीं, क्या एग्जिस्ट करते हैं, क्या इफेक्टिव हैं, क्या कंटिन्यूअस हैं, ये चेक नहीं करना है। क्या डिजाइन्ड है या नहीं, इम्प्लीमेंटेड है या नहीं, ये चेक करना है। क्या ये ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं, ये चेक करना नहीं है। तो जब मुझे यहाँ लगेगा कि नहीं यार कंपनी में तो बहुत बढ़िया कंट्रोल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने लगाए भी हैं, तो फिर मैं बोलूंगा चलो अब जब मैं ऑडिट एविडेंस गैदर करूंगा तो मैं कंट्रोल्स अच्छे से चेक करके उस पर रिलाई करके कई सारे और ये जगह टेस्ट ऑफ डिटेल्स कम कर दूंगा एंड आई विल प्राइमरली रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल्स। तो दिस इज प्राइमरली एक किराने की दुकान का ऑडिट अगर आप करोगे तो यू डेफिनेटली विल नॉट रिलाई ऑन कंट्रोल्स। आप बेसिकली क्या करोगे, वाउचर्स चेक करोगे, परचेज के, सेल्स की आपने जो एंट्री कैश बुक में कर रखी होगी वो देखोगे। लेकिन वहीं पर अगर आप कोई से फॉर एग्जांपल बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश टाइप के मॉल में जाओगे तो यू डेफिनेटली विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग इनके कंट्रोल्स अच्छे हैं, तो यू विल प्राइमरली टेस्ट कंट्रोल इन डिटेल इन 330, रिलाई ऑन दैट एंड देन यू विल डू लेस अमाउंट ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स बिकॉज इतना बड़ा वॉल्यूम है कि आप वहां कितने वाउचर भी चेक कर लो, यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ अ रीजनेबल एश्योरेंस विच यू वांट। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ देख रहा हूं कि क्या कंट्रोल रिलायबल है, एग्जिस्ट और इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है, डिजाइन किया गया, इंप्लीमेंट किया गया या नहीं। और अगर ऐसा है तो फिर मैं आगे डिसाइड करूंगा कि कितना इसे टेस्ट करूं, कितना इसे टेस्ट करने की जरूरत है, कितना इससे मैं एविडेंस गैदर कर सकता हूं ताकि मैं दूसरे सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर अपने कम कर सकूं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम समझेंगे एंटिटी से, हम बोलेंगे एंटिटी जरा बता तुम्हारे क्या कंट्रोल्स हैं। अब क्या मतलब एंटिटी के क्या कंट्रोल्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली। तो अब आपको एंटिटी और उसकी एनवायरनमेंट की जानकारी है। अब आप पूछ रहे हो कि यार आपने कंट्रोल्स क्या लगाए, तो जब आप पूछोगे कि आप कंट्रोल्स क्या लगा रहे हो तो आपको कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल में क्या आता है, सब कुछ लॉ एंड रेगुलेशन को ऐसे फ्री में मिले। लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस उसका एक पर्पज है, सेफगार्डिंग ऑफ असेट उसका एक पर्पज है,
सेव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन उसका एक पर्पज है, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रॉपर है उसका ये पर्पज है। इन सारे पर्पज में से मेरे लिए क्या रेलेवेंट है? समथिंग विच हैज मोर ऑफ अ फाइनेंशियल सेंस। तो बिकॉज ऑफ दिस द स्टैंडर्ड सेज दैट द पर्पज ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज, ये चार इसके पर्पज है, लॉ एंड रेगुलेशन को ऐसे फ्री में मिले, निमोनिक। लेकिन मुझे सिर्फ कौन से कंट्रोल सही है? जो रेलेवेंट फॉर ऑडिट है, कंट्रोल एक्टिविटीज दैट आर रेलेवेंट टू ऑडिट। कौन सी ऑडिट के लिए रेलेवेंट होंगी ये डिपेंड करेगा कई सारे फैक्टर्स पे, विच विल कम टू इट। पर उससे पहले आपको मोर इंपॉर्टेंटली ये समझना पड़ेगा क्या कि चाहे कितना भी कर लो, कोई कंट्रोल अपने आप में फुल प्रूफ नहीं हो सकता। तो नाउ लेट अस टॉक सम जनरल थिंग्स अबाउट इंटरनल कंट्रोल, नॉट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल, जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। 1, पर्पस, लॉ एंड रेगुलेशन को ऐसे फ्री में मिले, LRSAFREE। 2, लिमिटेशन होती है इंटरनल कंट्रोल की, यस। क्या कभी भी कोई इंटरनल कंट्रोल पूरी तरह से प्रिवेंट या डिटेक्ट एंड करेक्ट कर पाएगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट को? नहीं। क्यों? ह्यूमन एरर्स, ह्यूमन कोल्यूशंस, मिली भगत हो गई दो लोगों के बीच में। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर एग्जामिनर ही अपने मामा निकले जो एग्जामिनेशन हॉल में थे तो फिर खत्म हो गई बात, मिली भगत, कोल्यूशन, सारे कंट्रोल्स खत्म ICI के। एक्सेप्शनल इवेंट्स, कोई नया सेंटर ICI ने एग्जाम सेंटर बनाया और वहां पर से देखा जाए तो कोई फैसिलिटी मिसिंग हो गई, एज इन पावर फेलियर हो गया, बिकॉज ऑफ विच क्या हो गया? पावर फेलियर और सूर्य ग्रहण साथ में, समझ रहे हो आप? ऐसा ये तो कभी हो ही नहीं सकता। एक्सेप्शनल आइटम्स, चीटिंग आसानी से हो गई है, हालांकि देखने वालों को भी नहीं दिखा आगे क्या है, बट नेवरदलेस कई चीजें ऐसी है जो हमें लगा ही नहीं था कि ये भी रिस्क हो सकता है। एज इन हमें नहीं मालूम था कि हमारा कोई स्टूडेंट ऐसे ग्लास लेकर आ जाएगा हॉल में जिसमें ग्लास के अंदर ही उसको, इट इज बेसिकली अ वर्चुअल रियलिटी ग्लास, उसी में उसको क्वेश्चन के सारे आंसर्स फ्लिप फ्लैप कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी का ग्लास है जो सामने से देखने के पता ही नहीं पड़ता। हमने सोचा ही नहीं था ये भी रिस्क हो सकता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के कारण कई बार ऐसा होता है, वी कैन नॉट पुट कैमरा एग्जामिनेशन हॉल में इन ऑन टॉप ऑफ एवरी स्टूडेंट आंसर कॉपीज, और फिर इतने सारे लोग भी लगा दें जो 10 लाख 8 लाख 6 लाख 4 लाख 2 लाख जितने भी स्टूडेंट, जितनी एग्जाम नहीं होती आएगी, बढ़ते जाएंगे, मैंने रिवर्स ऑर्डर में बोल दिया, उनके ऊपर मॉनिटर कर सके कि भैया ये क्या लिख रहा है, कॉस्ट बेनिफिट। तो ये लिमिटेशंस है कुछ इंटरनल कंट्रोल्स के, जिस कारण से कंट्रोल्स फुल प्रूफ नहीं हो सकते। कई बार रिस्क है नहीं है, रिस्क भी है या नहीं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव लिमिटेशंस विद रिस्पेक्ट टू आवर इंटरनल कंट्रोल्स। स्मॉलर एंटिटी की बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पे एक बेसिक कंट्रोल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज SOD नहीं हो पाता है, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल आर लेस। एक ही आदमी है जो स्टोर्स भी मैनेज करेगा और उसकी स्टोर कीपिंग भी करेगा और उसका इन्वेंट्री हाउस कीपर भी होगा, जो कि अपने आप में देखा जाए तो आर द टास्क टू बी सेग्रीगेटेड, टू बी केप्ट अलग। चारे और गाय को आप साथ में नहीं रख सकते, शेर और घास को रख सकते हो। तो बेसिकली स्टोर कीपर जो है आपका, जो इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा है, वही लेजर भी मेंटेन करेगा। इट इज लाइक गाय एंड घास को साथ में रख दिया आपने। तो स्मॉलर एंटिटी में सेग्रीगेशन नहीं होता है। ओनर ओवरराइड्स कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल्स या IT सिस्टम बेस्ड कंट्रोल्स नहीं होते हैं, जिस कारण से कंट्रोल्स पे कई बार रिलाई करना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कंट्रोल्स नहीं होते हैं, ओनर के बहुत सुपरविजन कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल बहुत अच्छे होंगे, बट टेस्ट करने लायक नहीं होते। तो ऐसे केस में शायद ऑडिटर टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे रिलाई करेगा। बट देन सवाल ये है कि सर क्या कंट्रोल्स सिर्फ और सिर्फ IT बेस्ड ही होंगे तो ऑडिटर चेक कर पाएगा? मैनुअल कंट्रोल्स कोई काम के नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ जगह मैनुअल कंट्रोल्स भी बेहतर हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जहां पे डेटा हमारा या जो हमारे डिसीजन मेकिंग है वो कॉम्प्लेक्स है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, इट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव। लाइक लीगल केसेस के ऊपर नॉर्मली आई विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ IT कंट्रोल्स, इट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन माय लीगल एडवाइजर काउंसिल्स एडवाइस एज टू हाउ शुड आई मूव अहेड। So I may not have internal control which are system based, there will be man based controls for it. तो जहाँ जजमेंटल मैटर्स होते हैं वहां पे मैनुअल अच्छा होता है, जहाँ लार्ज अनयूजुअल आइटम्स होती है वहां बेहतर होता है। प्लस IT के ऊपर भी मॉनिटरिंग करने के लिए हमें कहीं ना कहीं मैनुअल कंट्रोल्स लगते हैं। कहाँ मैनुअल अच्छे नहीं होते? मेरा एक ही सिंपल सा जवाब है इसका, जहां IT लग सके, जहां IT इंसानों को रिप्लेस कर सके, यू शुड डू इट। खत्म, एज फार एज द प्रोसेसेस आर कंसर्न, है ना। तो wherever you can apply IT automated controls, you should use automated control, obviously subject to the cost benefit analysis. तो जहां पे भी ऐसा होगा वहां पे आपको क्या करना है? तो wherever you can anticipate predict, you should use automated control. जहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम में मैनुअल काम ही नहीं करेगा, प्रोवाइडेड वो रेकरिंग नेचर के ट्रांजैक्शंस है, एंड यू नो कि एक चीज एक तरह से होती है, तो देन इट इज बेटर कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इट्स लाइक इफ आई टॉक अबाउट डाउट सॉल्विंग इज नॉट समथिंग विच पॉसिबली वी कैन हैव एन ऑटोमेटेड कंट्रोल फॉर, बिकॉज डाउट सॉल्विंग इज वेरी यूनिक।
सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा सकते हैं ना, जैसे कि हमने देखा है कई बार हम कोटक बैंक के पास जाते हैं तो हाई किया आती है उसमें, और इसी तरह से रिलायंस जियो का भी ऐसे कोई वर्चुअल असिस्टेंट आता है, और ऐसे बहुत जगह आते हैं जो प्री डिफाइंड क्वेरीज होती हैं, और आपका कितना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है क्योंकि जो आपको क्वेरी पूछना है वो होती नहीं। तो कई जगह नहीं कर सकते तो वहां मैनुअल लोग ही लगेंगे, जहां कर सकते हैं वहां पे आपको आईटी यूज करना चाहिए। तो आईटी के क्या फायदे होते हैं? सो बेनिफिट्स ऑफ आईटी इन इंटरनल कंट्रोल, एक वहां लार्ज वॉल्यूम इजीली मैनेज हो जाएगा, रिपीटेटिव नेचर के ट्रांजैक्शन से इजीली मैनेज हो जाएंगे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आप जितनी चाहे कर सकते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड सबके अलग अलग बना दो, एक आदमी डेटा एंटर करेगा दूसरा उसको अप्रूव करेगा, कैश लेने वाला कैशियर डेटा एंट्री कर ही नहीं सकता है। तो बड़ी आसानी से आप सिस्टम्स में क्या कर सकते हो, कंट्रोल्स को बिल्ड इन कर सकते हो। देन आपके पास क्या फायदे हैं आईटी में? एनालिसिस बहुत फटाफट होता है, बड़े बड़े डेटा इमीडिएटली आपके पास प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अच्छे चलेंगे, तो कंसिस्टेंसी होगी, टाइमली बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, एनालिसिस कर पाओगे, मॉनिटरिंग अच्छी हो पाएगी, रिपोर्टिंग आईटी में आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, जितनी चाहे उतनी तरह की रिपोर्ट ऑन अ क्लिक ऑफ बटन प्रोवाइडेड और सॉफ्टवेयर इज कस्टमाइज्ड टू इट निकाल सकते हो। कंट्रोल्स को सर्कमवेंट करना मुश्किल होता है बिकॉज ऑल इज इनसाइड the systems, so if you have good security controls it will be difficult to affect that, and segregation of duty अच्छा हो सकता है। रिस्क क्या होंगे? डेफिनेटली सबसे बड़ी आईटी में प्रॉब्लम क्या होती है? अनऑथराइज चेंज, कहीं प्रोग्राम में थोड़ा सा हो गया सब कुछ बिगड़ जाएगा, और उसे ट्रेस करना भी कई बार मुश्किल हो सकता है अगर बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं है तो किसने चेंज किया। एंड देन प्रॉब्लम इसकी, अगर आपको चेंज करना है तो कई बार बहुत इजीली नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मैनुअल सिस्टम से अगर बिलिंग करने के पेट्रोल के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज रेट चेंज हो रहा है तो आदमी मैनुअली उसको कर रहा है। लेकिन अगर सपोज मैं बात करूं कि मेरा ऑटोमेटेड बिलिंग होती है तो फिर डेफिनेटली मुझे मेरा सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का, मेरा डिस्पेंसिंग यूनिट, वो सब सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं ऑटोमेटेड कंट्रोल्स करना होंगे, तो वो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर मैंने नहीं किया तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो इसका मतलब क्या है? ए, डेटा की अगर इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग हुई तो वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा, करते जाएगा। गलत एक्सेस दे दिया अगर आपने, प्रोग्राम चेंजेस हो गए बिना अप्रूवल के, देयर विल बी प्रॉब्लम। अनऑथराइज्ड चेंजेस, आईटी पर्सनल के पास डेफिनेटली जरूरत से ज्यादा एक्सेस होते हैं जो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो वो एक हमेशा रिस्क है कि आपका डेटा उनके हाथ में होगा ही होगा। There are obviously failures to make necessary changes, which I was just talking about. मैनुअल इंटरवेंशन अगर आपने जहां चाहिए वहां नहीं रखा तो आपको चाहिए सर्वर पे फिजिकल कंट्रोल, आप कितने भी कैमरे लगा दो, एक आदमी या चौकीदार आपको शायद रखना ही पड़ेगा। एटीएम में नॉर्मली हम देखते हैं कि वी डू नीड अ गार्ड सम टाइम और दी अदर, जस्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज कंप्लीटली एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन। डेटा अगर गायब हो गया तो देन डेफिनेटली बैकअप नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगी। तो ये कुछ बेसिकली हमने क्या पढ़ा है इंटरनल कंट्रोल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। 5 कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों इंटरनल कंट्रोल के। मौसी खाकी मौसी रैप करने लगी, ऐसा कहते हैं। का की मौसी क्या कर रही हैं? रैप। का फॉर कंट्रोल एक्टिविटी, की फॉर कंट्रोल एनवायरमेंट, दिस इज नंबर 1। मॉ इज मॉनिटरिंग which is number 5. C को उल्टा कर दीजिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम, which is number 2. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ द एंटिटी, नंबर 4. कंट्रोल एक्टिविटीज, नंबर 3. इनफैक्ट नंबर्स में कोई खास ऐसा सीक्वेंस नहीं है, सो यू कैन काइंड ऑफ पुट इट अप हियर और देयर, यहाँ पे बुक में हमारे इस तरह से। अब डेफिनेटली कंट्रोल के, इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एक स्कूल में अच्छे कंट्रोल्स कब होते हैं? सबसे पहले सर जब वहां पे बढ़िया सुबह एकदम शांति से प्रेयर होती है और बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, और यू नो एकदम तेल लगाना कंपलसरी, लेस बांधना कंपलसरी, टाइट जगह पे रखना कंपलसरी, एज इन बेसिकली वहां पे एक पूरा माहौल ही उस तरह का है। तो इट इज बेसिकली अबाउट माहौल, कंट्रोल एनवायरमेंट आपके यहाँ पे कैसा है। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज कंट्रोल एनवायरमेंट। गुड एनवायरमेंट इज द मस्ट, इट इज बेसिक नेसेसिटी, जहां पे आप क्या कर सकते हो। समझो आपको इंटरव्यू में पूछा गया है कि दोस्त जीडी में आपको एक टॉपिक दिया गया कि तुम्हारे पास एक रास्ता है जिसमें तुम थोड़ा लॉ को अगर टेढ़ा करके करोगे धंधा तो करोड़ों रुपए बच जाएंगे, पर लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो तुमको खूब नुकसान होगा। कोई फॉलो करता नहीं है, प्रैक्टिस ये है, क्या करोगे? तुमने बोल दिया सर अगर कोई नहीं करता है तो धंधा तो यही बोलता है कि भैया अगर कोई प्रॉब्लम फॉलो नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो करो, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपकी अप्रोच ये है और इसके बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन हो गया तो इसका मतलब एनवायरमेंट ही वहां पर कैसा है, जुगाड़ वाला है। तो डेफिनेट बात है वहां पे इंटरनल कंट्रोल्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। सो इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कंट्रोल एनवायरमेंट बेसिकली डिपेंड्स ऑन व्हाट? फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द वैल्यू सिस्टम, द एथिक्स व्हिच हैव बीन टोल्ड ओ इन द पर्टिकुलर, इनफैक्ट एनवायरमेंट में आपको क्या एथिक्स है जिनको एनफोर्स किया जा रहा है। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हो? वैल्यू,
कमिटमेंट, इसको ऐसे याद रख लो। 1 वैल्यू सिस्टम कैसा है, एथिक्स कैसे हैं। सेकंड कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, कई कंपनियां बोलती है यार मुझे तो परफेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो वो हमेशा बेहतर कंट्रोल्स पे जाएंगी। कई बोलेंगे यार छोड़ो परफेक्शन, अपने को तो माल बना के बेचना है, थोड़ा खराब भी हुआ तो चिंता नहीं करना। तो व्हाट इज द कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, पॉइंट नंबर 2। देन थर्ड पॉइंट इज टीसीडब्ल्यूजी की क्या फिलोसॉफी है। तो फोर्थ पॉइंट है कि मैनेजमेंट आपका क्या फिलोसॉफी पे काम करता है। तो टीसीडब्ल्यूजी बेसिकली अगर इन्वॉल्व है और मैनेजमेंट की फिलोसॉफी बेसिकली वैल्यू सिस्टम बेस्ड है, डेफिनेटली कंट्रोल का एनवायरनमेंट माहौल अच्छा होगा। तो 3 और 4 क्या हो गया, टीसीडब्ल्यूजी का इन्वॉल्वमेंट, तो टीसीडब्ल्यूजी। 4 आपका क्या हो गया, मैनेजमेंट, उसकी फिलोसॉफी। देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन इज गवर्निंग बॉडी हो गई आपकी, मैनेजमेंट हो गया। देन इन सबके बाद में कौन आएंगे, तो बेसिकली आपका एचआर मैनेजमेंट आएगा। तो आपके एचआर पॉलिसीज किस तरह की है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, और आपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से डिवाइड कर रखा है। तो इसका मतलब आप कैसे याद रख सकते हो, देखना, पहला वैल्यू कमिटमेंट, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर असाइनमेंट, समझ में आ रहा है, और फाइनली एचआर मैनेजमेंट। वाह सर ये तो कविता बन गई। तो क्या बोला मैंने, वैल्यू कैसे शुरू किया हमने, सबसे पहले एथिक्स और वैल्यू, तो हमने बोला वैल्यू कमिटमेंट, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमने क्या देखा, असाइनमेंट, तो हमने क्या कहा, स्ट्रक्चर असाइनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और असाइनमेंट, फाइनली एचआर मैनेजमेंट, पॉलिसीज ऑफ द एचआर। तो ये बेसिकली 7 फैक्टर्स होते हैं दोस्तों जो आपके कंट्रोल एनवायरनमेंट को पैदा करते हैं। स्टैंडर्ड में कई जगह लाइन लिखी गई है, गुड कंट्रोल एनवायरनमेंट विल बिकम अ बेस for a good internal control, though it is not an absolute deterrent to any kind of deficiencies in internal control. अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं हुआ तो कंट्रोल्स अच्छे होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छा एनवायरनमेंट हुआ तो कंट्रोल अच्छे हो सकते हैं, जरूरी नहीं अच्छे होंगे ही होंगे। तो satisfactory control environment give you auditor a positive impact on risk assessment, but deficiency definitely will अंडरमाइन दी कंट्रोल इफेक्टिवनेस। शायद ऐसे केस में ऑडिटर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स पे ज्यादा जाएगा। चलो नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स में हमने सबसे पहले देखा कंट्रोल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वील कम टू इन्फॉर्मेशन सिस्टम विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कई बार इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ध्यान रखना इसके एग्जाम में क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना क्या पूछा है मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, तीनों के अलग अलग आंसर हैं। क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको, उससे फिर अपने आप आंसर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग आपको लेना है, तो किन एरियाज में, पहला क्वेश्चन। सेकंड, इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या प्रोसीजर्स होते हैं जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करेंगे। और फाइनली इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या मेथड्स और रिकॉर्ड्स यूज करता है ताकि आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। आ गया समझ में। एग्जाम में क्वेश्चन आया इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए किन एरियाज की अंडरस्टैंडिंग लेना है। पॉइंट नंबर 1, क्या प्रोसीजर्स हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। 2, क्या मेथड्स लगाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम या रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स यूज करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम जिससे कि आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रेलेवेंट रिलायबल बने, ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। तीसरा पॉइंट, पहला, किन एरियाज में आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो आप बताइए इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ। तो एंटिटी में राइट फ्रॉम ए, डेटा को इनिशिएट जब हुआ तो उसको रिकॉर्ड करना, उसकी रिकॉर्डिंग के बेसिस पे उसके अकाउंट्स में लेजर में कहीं उसकी एंट्री करना, उसके ऊपर उसके कंट्रोल्स लगाना, उसका एनालिसिस करना, ये पूरा का पूरा हमें समझ में आना चाहिए। तो इसको देखते हैं क्या है। सबसे पहले व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्स इवेंट्स एंड कंडीशंस। कौन से इवेंट्स और कंडीशंस। 1, विच आर सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2, which are other than significant to financial statement. I will explain this further. Third, what are the procedures through which we then initiate record process, correct, and then transfer to our ledger accounts the information which we have captured. Fourth, साथ साथ में इसके क्या supporting documents और records बनाए जाते हैं. Fifth, financial reporting process में estimate judgments और adjustment entries जो हमें करना होती है वो कैसे की जाती है। ये 6 चीजों की तुमको अंडरस्टैंडिंग लेना है कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में इन सबसे रिलेटेड क्या क्या जानकारी है। इसका मतलब समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या समझना है, लेट्स टेक एनी पर्टिकुलर एग्जांपल फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर।
लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो अमेजोन है, तो अमेजोन के केस में आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम आप समझते हो, उसके तो बहुत ही अपने आप में डिटेल सिस्टम्स हैं जिसमें वो हर एक इन्फॉर्मेशन रखता है कि हमारा कौन सा कंज्यूमर किस पर्टिकुलर साइट के किस पेज पे किस प्रोडक्ट पे कितना टाइम दिया, खरीदा नहीं किया, उसने क्या उसको इंस्पेक्ट किया या नहीं किया, इंस्पेक्ट करके कहीं वो चले तो नहीं गया, क्या वो फ्लिपकार्ट या ऐसी कोई साइट से मेरी साइट पे आया था, मेरी साइट से वो जंप करके कहां गया, ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम में सारी जानकारी। पर सवाल ये है कि क्या ऑडिटर के लिए ये सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है? नहीं है, मैनेजमेंट के लिए। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि क्या क्या ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड होते हैं बुक्स में, और वो ट्रांजैक्शंस के कैसे डेटा इनिशिएट होता है, हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होता है और लेजर में ट्रांसफर होता है। तो मैंने देखा कि यार हमारी बुक्स में कस्टमर का लॉगिन क्रिएट होता है तो कोई ट्रांजैक्शन बुक नहीं होता है, लेकिन अगर वो परचेज करता है तो ट्रांजैक्शन बुक होता है। तो परचेज एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है मेरे लिए, तो वो परचेज का ट्रांजैक्शन इनिशिएट कैसे हुआ? उसने जब ऑर्डर डाला, तो ऑर्डर डालते से जब पेमेंट हुआ तब इनिशिएट हुआ, कैश ऑन डिलीवरी में कब इनिशिएट हुआ, ये सब मुझे समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो ये बेसिकली मेरा पहला पार्ट है। तो क्या करना है मुझे? सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन और अदर ट्रांजैक्शन अदर देन सिग्निफिकेंट, दोनों कैसे इनिशिएट, रिकॉर्ड, कैप्चर होते हैं और ट्रांसफर होते हैं जनरल लेजर में। इसके क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे पास सिस्टम में है, जो मेरे पास फिजिकली अवेलेबल है, एंड देन कहाँ कहाँ एस्टिमेट्स और ईयर एंड में क्या एडजस्टमेंट एंट्री करना है, ये 6 चीजें आपको जानकारी लेनी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, निमोनिक्स, कितना सारा डेटा है, इसे एक स्टैंडर्ड में निमोनिक हर पॉइंट पे बनाने जाऊंगा तो 50 निमोनिक बन जाएंगे, आप कितने याद रखोगे? इसलिए अंडरस्टैंडिंग ले लोगे तो एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन पड़ा आपका आंसर वहां पे बैठ पाएगा। नेक्स्ट, एफआर के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो प्रोसीजर इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाता है वो क्या करता है? जैसे अभी अपन ने पढ़ा, हमारे प्रोसीजर्स क्या होंगे? सबसे पहला प्रोसीजर होगा कि जैसे ही किसी ने ऑनलाइन सेल करी है, इनिशिएट हुआ ट्रांजैक्शन, उसको रिकॉर्ड कर दिया जाए। तो फर्स्ट वी रिकॉर्ड, एज सून एज द ट्रांजैक्शन इज इनिशिएटेड वी रिकॉर्ड इट, processes as per the accounting requirements and then report it। इसमें अगर कहीं कोई इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग हो रही है तो हमें उसको रिजॉल्व करना है। जैसे कहीं पेमेंट फेलियर हो जाता है या पेमेंट हुआ बाद में रिफंड हो गया किसी कारण से, तो वो कैसे अमेजॉन कैप्चर कर रहा है, वो प्रोसीजर अब आपको एग्जैक्टली समझना है। तो ये प्रोसीजर्स क्या यूज होते हैं। देन कहीं पे अगर सिस्टम ओवरराइड कंट्रोल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रोल्स कोई बाईपास हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज फॉर एग्जांपल कहीं कूपन यूज हो रहे हैं तो कहीं एक्सपायर्ड कूपन तो यूज नहीं हो रहा है, या से फॉर एग्जांपल कहीं पर हमने कोई एडिशनल डिस्काउंट तो ऑफर नहीं कर दिया, कहीं पे भी जो रूटीन सिस्टम है उसके बाहर कोई ही चीज हुई है, तो वो कैसे हुई है? दैट इज समथिंग विच वी विल हैव टू अंडरस्टैंड। और ये सब करने के बाद फाइनली हमारा ये जो भी अभी तक कैप्चर हुआ होगा, ये अमेजॉन के किस सिस्टम में कैप्चर हुआ होगा? कस्टमर के डेटाबेस में, वहां से फिर ये उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ होगा, तो वो कैसे ट्रांसफर हुआ? दैट इज अ प्रोसीजर विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड देन एनी इवेंट्स एंड कंडीशन विच आर अदर देन ट्रांजैक्शन, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन है आपके, वो सब, बैड डेट्स का आपको कोई प्रोविजन बनाना है, वो सब कैसे रिकॉर्ड होता है। और फाइनली ये सब के बेसिस पे हम कैसे इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L वगैरह सब कुछ ऐसे बन रही है। तो 6 पॉइंट। सबसे पहले कैसे डेटा मेरा इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस और रिपोर्ट होता है। इनकरेक्ट प्रोसेसिंग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सिस्टम का कोई कंट्रोल बाईपास हुआ है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई और उसको क्लियर किया जाता है। यहां से फिर जनरल लेजर में कैसे ट्रांसफर होता है, इस पूरे पर्टिकुलर प्रोसेस में जनरल लेजर में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद में मुझे क्या चेक करना है, एस्टिमेट्स या कोई भी ऐसी चीजें जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड नहीं है पर रिकॉर्ड करना है, वो कैसे होती है। और इन सब के बाद फाइनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं। इसके लिए मेरे इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या मेथड्स और रिकॉर्ड्स यूज करते हैं। तो बेसिकली कहां कहां पे रिकॉर्ड यूज होंगे? जब ट्रांजैक्शन इनिशियली रिकॉर्ड होगा तब यूज होगा। सेकंड, तो रिकॉर्ड किस किस चीज का आएगा? देख सिंपल सी बात है, जब इनिशियल हुआ तो रिकॉर्ड होगा, उसकी वैल्यू रिकॉर्ड होगी, सही टाइम पे रिकॉर्ड होगा, हम इंश्योर करेंगे कि इस साल का है तो इस साल पे रिकॉर्ड हो जाए, उसका क्लासिफिकेशन सही होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर सही होना चाहिए। तो जितने असर्शंस होते हैं वो सब सही हो, आप उसके लिए मेथड यूज कर लो। तो देखो, ट्रांजैक्शन है तो ही रिकॉर्ड किया जाए, समय पे रिकॉर्ड किया जाए, साथ ही साथ में क्लासिफिकेशन सही हो, इनफैक्ट सही साल में रिकॉर्ड किया जाए, सही वैल्यू पे आए और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर सही है। ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड आपके 3 पॉइंट है। देन एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आप बताओ, रिस्क एंटिटी में अगर होगा, बिजनेस रिस्क होगा तो ये आइडेंटिफाई करना या रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना ऑडिटर की तो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन व्हाट आई विल रादर से इज कि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आई शुड आइडियली से व्हाट entity should have proper risk assessment procedures so that they are able to identify and assess the risk of material misstatements in their financial statement and then they can address it as well. तो एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होना चाहिए? सबसे पहले उनको ये समझना चाहिए कि कहां कौन कौन से बिजनेस रिस्क हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। सर कोई एग्जांपल दे दीजिए इसका, बिजनेस रिस्क जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट कर सकता है। ओ माय गॉड, बैंक, कोविड, बैड डेट्स। बिजनेस का रिस्क है बैड डेट्स,
इम्पैक्ट हो रहा है। तो कौन से बिजनेस से आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट के कौन से ऑब्जेक्टिव अफेक्ट हो सकते हैं, पहले ये समझो। फिर आइडेंटिफाई करो आप उन रिस्क को, असेस करो कि कितने सिग्निफिकेंट है वो रिस्क आपके लिए और चांसेस कितने हैं उनके ऑकरेंस के, और फाइनली आप देखो कि उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मैनेजमेंट क्या बोलेगा, कोविड है, आइडेंटिफाइड है, बैड डेट्स का रिस्क होगा। सिग्निफिकेंट कितना है, सिग्निफिकेंट है तो हमारे लिए बहुत, क्योंकि सारे बोरोवर पे इम्पैक्ट कर रहा है। लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस, हाँ दिख भी रहा है, बैड डेट्स होना भी शुरू हो गई है। क्या करें हम, रीशेड्यूलिंग करते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। वहीं कोविड जैसा कुछ नहीं हुआ, कहीं बाढ़ आई है, तो मैं क्या बोलूंगा, रिस्क है क्या, बिजनेस रिस्क, हाँ फार्मर पैसा नहीं देगा। सिग्निफिकेंस कितना है, सिर्फ एग्रीकल्चर लोन्स पे, वो भी सिर्फ उस एरिया में जहां पे ये चीज हुई है। वहां पे क्या चांसेस हैं, तो वहां के फार्मर से पंजाब में हुआ है वो अदरवाइज बहुत एफ्लुएंट है, बैड डेट्स के चांस बहुत कम है, बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, ऐसा है तो फिर मेरे प्रोसेस कंपैरेटिवली कम होंगे। ये किसके प्रोसेस है, एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एंड देन फाइनली कंट्रोल एक्टिविटीज। व्हाट आर कंट्रोल एक्टिविटीज। अब एक चीज समझो, आपके यहाँ पे माहौल बहुत बढ़िया है कंट्रोल्स का, यानी हमारे यहाँ बहुत प्रेयर वेयर ये वो सब होती है स्कूल में, और बहुत ही एकदम एकदम आप समझ रहे हो कि एकदम ऐसा सिस्टम बना रखा है प्रॉपर सा, जो मैंने बताया ना, एकदम तेल वाले बाल, टाई जगह पर, यहाँ पे एकदम ऐसे हमको रुमाल टांगना होता है 12वीं तक, और एकदम गर्ल्स को भी बोल रखा है कि एकदम फुल कवरेज होना चाहिए। बॉयज को भी एकदम बोल रखा है कि भैया कोई फैंसी तरह के शूज नहीं, कुछ नहीं, एकदम। तो हमने बोला यार एक बहुत बढ़िया वैल्यू सिस्टम है, बट सिर्फ वैल्यू सिस्टम से काम नहीं होगा, एक्टिविटीज भी होना चाहिए। कंट्रोल एक्टिविटीज का मतलब क्या, प्रॉपर अगर हम देखें तो हमने एक एनवायरनमेंट ऐसा बना रखा है, बट कंट्रोल एक्टिविटी क्या, टाइमली बेसिस पे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है, क्या एथिकल वैल्यूज समझाई जाती है, क्लासेस क्या प्रॉपरली लगती है, अटेंडेंस कंट्रोल वहां पर है या नहीं है, स्टूडेंट की अटेंडेंस लगती है तो क्या उस पर कंट्रोल होता है, क्या एक्चुअल में प्रॉक्सी तो नहीं लग रही है वहां पे स्टूडेंट्स के ऊपर। ऐसी 100 तरह की चीजें जो आपने चेक करना है, ये सब कंट्रोल एक्टिविटीज है। बिजनेस में कंट्रोल एक्टिविटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड क्या होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन, परफॉर्मेंस रिव्यूज, किसके परफॉर्मेंस रिव्यूज, भाई माल में खरीद रहा हूँ उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, एम्प्लॉय मेरा कैसे काम कर रहा है, एवरीथिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मेरे रिपोर्ट्स कैसी जनरेट कर रहे हैं, तो हर चीज के परफॉर्मेंस का रिव्यू, फिजिकल वेरिफिकेशन चीजों का। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, क्या मैंने प्रॉपरली जो 2 काम एक को नहीं देना चाहिए जिससे रिस्क है, पेपर बनाने वाला चेक करने वाला अलग होना चाहिए, सिलेबस बनाने वाला पेपर बनाने वाला अलग होना चाहिए, बोर्ड ऑफ स्टडीज एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, क्या ये अलग है या नहीं। तो ये सब अलग अलग तरह की कंट्रोल एक्टिविटीज हैं जो यूज की जाती हैं दोस्तों, किसके लिए, जस्ट टू इंश्योर व्हाट, कि हमारे यहाँ कंट्रोल्स अच्छे हों। तो जैसे कोई भी परचेज होगी तो ऑथराइजेशन होगा, जो पेमेंट करेगा ऑथराइज, इनफैक्ट जो पीओ बनाएगा वो ऑथराइज नहीं करेगा, कोई और इनफैक्ट पेमेंट को ऑथराइज करेगा। ऑथराइजेशन चेक विद सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। परफॉर्मेंस रिव्यू मैंने आपको समझाया। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जनरल और एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल्स होते हैं। जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल क्या है, बेसिक फंडामेंटल आप ये समझ लो। जनरल कंट्रोल वो हैं जो हमारे सारे आईटी सिस्टम्स के लिए बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल उस पर्टिकुलर के लिए बनाया जाता है। बैकअप हमें सारे डेटा का लेना है, ये जनरल कंट्रोल का पार्ट हो गया। कोई भी नया सॉफ्टवेयर खरीदेंगे हम तो उसको खरीदने से पहले हमारा एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, उसके बाद में एक एडवांस पेमेंट होगा, फिर यूजर टेस्टिंग होगी, फिर एक्सेप्टेंस होगा, साइन ऑफ होगा, ये जनरल प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर कोई भी हमने इंप्लीमेंट किया उसके बाद कोई भी चेंज उसमें करना है तो उसमें आईटी एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन लगेगा, ये जनरल प्रोसेस है, ये जनरल आईटी कंट्रोल्स है। एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या हो गया, हमारी कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग एप्लीकेशन है टैली, उसमें हमें कोई कंट्रोल एडिशनली चाहिए, वो एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल्स है। तो जनरल आईटी कंट्रोल्स कैन यू कैन से बेसिकली क्या है, एक ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल का हमारा पार्ट है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी। कंट्रोल एनवायरमेंट का नहीं है, कंट्रोल एनवायरमेंट इज मोर ऑफ फिलोसफी ऑफ द मैनेजमेंट, स्टफ लाइक दैट। सो ये सब आपके क्या है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ वेरियस कंट्रोल एक्टिविटीज। आपको ये समझना है कि आईटी जब भी यूज होगा तो उसमें रिस्क होगा। जनरल आईटी कंट्रोल मैंने समझ दिया, आईटी से रिलेटेड रिस्क क्या है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया, और इन सब के बाद में मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। व्हाट इज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, कोई भी कंट्रोल आपने डिजाइन करके इंप्लीमेंट कर दिया है वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है नहीं, इसके लिए आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। सिंपल सा सिस्टम इंटरनल ऑडिट जो होता है उसका काम यही होता है, देखना कि क्या कंट्रोल आर ऑपरेटिंग एज दे हैव बीन डिजाइन्ड एंड इंप्लीमेंटेड, और फॉर व्हाट पर्पस दे हैव बीन डिजाइन्ड एंड इंप्लीमेंटेड। तो मॉनिटरिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। एक सिंपल सा तरीका क्या होता है, आईसीआई ने बोला भैया मॉक टेस्ट पेपर बनाएंगे, उसको डालने से पहले एक बार किसी और से रिव्यू करवा लेंगे। इनफैक्ट मॉक टेस्ट पेपर जब डालेंगे तो वी विल आल्सो इंश्योर कि हमारे ही मेंबर्स, इनफैक्ट टीम के कुछ बोर्ड ऑफ स्टडीज के कुछ लोगों से सॉल्व करें और गड़बड़ मिले तो बताएं। ये मॉनिटरिंग का एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है, दे दो मॉक टेस्ट पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, लोग बता देंगे। जैसे कि आपने देखा अभी नवंबर 19 का सजेस्टेड आंसर गलत, आरटीपी में कुछ गलतियां और मॉक टेस्ट पेपर में भी कुछ गलतियां नवंबर 2020 की, हमने बताया तीनों में गलतियां, तीनों एक्सेप्ट हो गई। तो एक ये भी तरीका होता है, एक्सटर्नल से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कहीं भी कुछ गलत होगा तो उसके बेसिस पे हम करेक्ट कर देंगे। क्या ऐसे में माना जाएगा इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंट है? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, और इंटरनल कंट्रोल टाइमली बेसिस पे चीजों को करेक्ट कर देगा तो वो डेफिशिएंट नहीं है।
पर अगर ये गलतियां हैं मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर तक आइडेंटिफाई होके पहले ही करेक्ट हो गई, वहां तक ठीक है, पर एग्जाम पेपर में हुई और कॉपी चेक करने से पहले आइडेंटिफाई होके करेक्ट नहीं हुई तो डेफिनेटली फिर ये ठीक नहीं है। तो मॉनिटरिंग क्या होनी चाहिए? इट शुड बी टाइमली एंड इफेक्टिव। तो मॉनिटरिंग बेसिकली विल assess whether the controls are effectively performing or not. It can be through third party, it can be through internal audit or something. It's an ongoing activity, हमेशा चलती रहेगी। Internal audit function बहुत काम करता है इंटरनल कंट्रोल्स को मॉनिटर करने का। ओ माय गॉड, दिस सो मच अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स। अब मैंने क्या पढ़ाया आपको? इंटरनल कंट्रोल, ना कि इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अपन क्या पढ़ेंगे? इन सारे कंट्रोल्स में जो एंटिटी में हमें सिर्फ कौन से कंट्रोल से मतलब है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं कंट्रोल्स विच आर रेलेवेंट टू ऑडिट और कंट्रोल एक्टिविटीज रेलेवेंट टू ऑडिट। ये किस पे डिपेंड करेगा? एक चीज समझो, आप एक रेस्टोरेंट का ऑडिट कर रहे हो, एक रेस्टोरेंट के ऑडिट में मुझे बताओ कौन से कंट्रोल्स हैं जो आपके लिए रेलेवेंट होंगे? सो यू आर नॉट रिलेटिंग एज सच, आपको उस कोई कंट्रोल से मतलब है क्या कि यार वो वेजिटेरियन नान में एग मिला रहा है? हाँ, जैनी ऑडिटर है हमारे जैसा तो उसको हो सकता है, बट ऑडिटर एज सच इज नॉट कंसर्न विद दीज थिंग्स, यू नो। तो एक्सपायरी डेट का माल डाला जा रहा है, खराब क्वालिटी की सब्जियां यूज करी जा रही है, सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, वेजिटेबल्स का यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट कंसर्न विद दीज कंट्रोल्स। इनफैक्ट खाना बच जाता है, उसे फेंक दिया जाता है, शायद इस कंट्रोल से भी आपको मतलब नहीं हो, बिकॉज दिस इज बेसिकली देयर कॉल। आपको क्या मतलब है कंट्रोल से कि यार जिसने पनीर खाया उसको पनीर की जगह आपने कहीं आलू की बिलिंग तो नहीं कर दी, या आपने जीएसटी गलत तो नहीं लगा दिया, या आपके यहां पे कोई बिना बिल का पैसा दिए तो निकल नहीं रहा है, या बिल का जो पैसा आ रहा है कहीं आपका कैशियर जेब में तो नहीं डाल रहा है बिना बिल बनाए। ये कंट्रोल रिस्क हैं जो आपको मतलब रखते हैं। तो एक रेस्टोरेंट के केस में आपका कौन सा कंट्रोल आपके लिए रेलेवेंट होगा? डेफिनेटली द वंस व्हिच आर रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल सिस्टम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हाउ विल आई आइडेंटिफाई व्हिच कंट्रोल्स आर रेलेवेंट फॉर मी? सो दैट विल डिपेंड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स लाइक व्हाट। तो ये जो अभी अपन ने मैंने कहा, सबसे पहले क्या मैटर आना चाहिए इसमें? नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले देखो भैया रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ठीक है, समझ में आ गया। नेचर के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बिजनेस की साइज कितनी है। एक छोटा सा आउटलेट है, 10 दुकानें, ओनर हमेशा बैठा रहता है, मुझे लिए कंट्रोल बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है वो सब कंट्रोल करके रखेगा, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करके निकल जाऊंगा। साइज बड़ी है, इट्स अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट, डेफिनेटली कंट्रोल चेक किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मुझे देखना है नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, साइज क्या है, एंड देन डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन। मतलब इज इट जस्ट अ रेस्टोरेंट और अ होटल? डेफिनेटली दोनों के इंटरनल कंट्रोल्स डिफरेंट होंगे जो मेरे लिए एज एन ऑडिटर रेलेवेंट हो। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि कितने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं उसके, एंड देन इसके बाद में व्हाट आर द मटेरियल एरियाज ऑफ इट। तो मुझे सुपारी के कंट्रोल नहीं रखना है जो मैं फ्री में बांट रहा हूँ, अदरवाइज इट इज नॉट मटेरियल। तो मुझे ये नहीं चेक करना है कि भैया इसको तुमने फ्री में आखिरी में 1 पान देते और हमारे सामने देखा है हमने कि 2 पान दिए हैं किसी कस्टमर को बिना अप्रूवल के, क्यों किया तुमने? अरे क्या करना है यार तुमको। हाँ, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि यार डेली बेसिस पे कुछ सामान फ्री में जा रहा है यहाँ से बाहर, तो डेफिनेटली आपको फ्रॉड का इंडिकेशन होगा। तो मटेरियलिटी इज ऑल्सो समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेटेड रिस्क इज ऑल्सो समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो ए, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, साइज ऑफ द बिजनेस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बिजनेस की, इससे आपको समझ में आएगा कि आपको कितने कंट्रोल्स पे जाने की जरूरत है। फिर रिस्क कितना है और उस रिस्क का सिग्निफिकेंस कितना है, ये आपको बताएगा कि आपको किन कंट्रोल्स के ऊपर या किन एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। देन कोई लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, जैसे कि आईएफसी और एफआर की रिपोर्टिंग अगर आपको करनी है तो डेफिनेटली फिर आपके लिए कई सारे कंट्रोल्स रेलेवेंट हो जाएंगे जो उस डेफिनेशन में आते हैं। देन सर्कमस्टांसेस क्या है, कंपनी में कंट्रोल एनवायरमेंट ही अगर खराब है तो शायद आप कंट्रोल्स पे ज्यादा रिलाय नहीं करोगे। एंड देन ओके, इंटरनल कंट्रोल्स कितने कॉम्प्लेक्स हैं ये भी है भाई। अगर कंट्रोल बहुत ज्यादा टिपिकल है तो शायद आप खुद बोलोगे कि यार मैनुअल चेक कर लो, ये समझने में ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, राइट। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंट्रोल इज समथिंग विच यू नीड टू चेक। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें कंट्रोल तभी हमारे लिए काम का है जब वो कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट कर सके। So if that control is not preventing a material misstatement, in any case, I am least bothered about it. तो एक होटल में आज सच अगर कोई आदमी आता है तो उसकी स्कैनिंग होती है, that is more from basically the risk of that I want to save myself from any kind of attacks, terrorist attacks or something. I am least bothered with it because that control is not for us ensuring that wrong goods are coming into my factory. लेकिन in my hotel, लेकिन फैक्ट्री के अंदर गुड्स आते हैं तो वहां पे अच्छे से चेक किया जाता है कि कितना माल आ रहा है और बाहर जाते समय वो खाली है या नहीं है, ताकि हम इंश्योर करें कि हम जितने का वेट इन और आउट करके डिफरेंस निकाल के बेसिकली परचेज बुक करेंगे वो गलत ना हो जाए। तो दोनों जगह आप देखो कंट्रोल्स के सिग्निफिकेंस ऑडिटर के लिए अलग अलग होंगे। तो ये 9 पॉइंट्स आपको डिफाइन देखने हैं जो आपको डिफाइन करने में मदद करेंगे कौन से कंट्रोल्स आपके लिए रेलेवेंट होंगे, ठीक है। चलिए
आपको स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एंटिटी के कंट्रोल्स आपके लिए तभी रेलेवेंट है जब वो इन्फॉर्मेशन आप यूज कर रहे हो। तो हमारी एज सच फॉर एग्जांपल अलग अलग रेस्टोरेंट की कितनी सेल्स हो रही है ये एक इन्फॉर्मेशन एक रिपोर्ट है, लेकिन मुझे इस रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं तो सेल्स एज सच ट्रायल बैलेंस से चेक करता हूँ ना कि इस रिपोर्ट से, तो मुझे रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली सेफगार्डिंग ऑफ एसेट के कंट्रोल आपके लिए तभी रेलेवेंट है जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करें। इसका मतलब सोफ सफारी के ऊपर क्या कंट्रोल है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। एंड देन फाइनली कंट्रोल एक्टिविटीज रेलेवेंट टू ऑडिट जब भी हम देखेंगे तो ये डिपेंड करेगा किस पे, तो सिमिलर मैटर रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट और कंट्रोल एनवायरमेंट कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो सारी बात हो गई सर की कंट्रोल्स हमने समझ लिए, पर अब आप ये कह रहे हो कि भाई हमने ये भी समझ लिया कि हमारे लिए कौन से रेलेवेंट है, पर इस स्टैंडर्ड में हम कंट्रोल्स को क्या सिर्फ समझेंगे या चेक भी करेंगे? तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपको एक वॉक थ्रू बेसिक लेवल का चेक करना है, जिसके लिए आप क्या करोगे, टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं लगाओगे, आप सिर्फ इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट से क्या क्या चेक से कंट्रोल है, ऑब्जर्व कर लो ज्यादा से ज्यादा गेट हाउस में माल कैसे आ रहा है, बाहर कैसे जा रहा है, इस तरह से डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कंट्रोल्स दिख सके तो उसको इंस्पेक्ट कर लीजिए। ट्रेसिंग एक वॉक थ्रू कर लो कि एक पूरी परचेज को ट्रेस कर दिया कि भैया परचेज ऑर्डर गया, फिर उसके बाद माल कैसे आया, माल आने के बाद कैसे क्वालिटी चेक हुआ, कहां पर स्टोर किया गया, जीआरएन कैसे बनी, गुड्स रिसीव नोट, फिर इनवॉइस आई तो उसमें जीआरएन नंबर आया, पीओ नंबर जीआरएन नंबर आपस में कैसे मैच हुआ, पेमेंट किया, पेमेंट करते समय टीडीएस कटना था क्या, नहीं कटना था क्या, जीएसटी का क्रेडिट मिलना था क्या, नहीं मिलना था क्या, ये परचेज कहीं हमने कोई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से तो नहीं करी है क्या, हमने उसकी कहीं अलग से रिकॉर्डिंग कर रखी है क्योंकि उसके डिस्क्लोजर देना पड़ेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने एक वॉक थ्रू कर लिया, एक ट्रांजैक्शन को शुरू से आखिरी तक ट्रेस कर लिया, तो मालूम पड़ गया कि यार कहां कहां पे चीजें मिसिंग है। अब हमने बोला एमएसएमई की इन्फॉर्मेशन नहीं ट्रैक हो रही है तो हमें मालूम पड़ेगा कि एक बड़ा रिस्क है, तो जब हम डिटेल में चेकिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि कंपनी ने डिस्क्लोजर बनाया तो किस तरह से बनाया, और ये डिटेल की जो चेकिंग है ये 330 में होती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में। ठीक है, तो रैप यहाँ पे कंट्रोल्स के लिए 4 होते हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन और ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन विच इज जस्ट अ वॉक थ्रू टेस्ट। कूल, बहुत बढ़िया दोस्तों, आपकी अंडरस्टैंडिंग आ गई एनवायरनमेंट की, आपकी अंडरस्टैंडिंग आ गई एंटिटी की, आपकी अंडरस्टैंडिंग आ गई कंट्रोल्स की, आपने कंट्रोल्स के कुछ प्रिलिमिनरी चेक्स भी लगा लिए, अब आपका आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट ऑफ रिस्क हो चुका है। ये सब करने के बाद क्या होगा, तो आपने क्या किया है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंगली एंटिटी एनवायरनमेंट इंटरनल कंट्रोल की, उससे पता किया कहाँ रिस्क है, देखा उस रिस्क से कहाँ मिसस्टेटमेंट हो सकता है और उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंगली रिस्क ढूंढा, चांसेस क्या है उस पर्टिकुलर रिस्क के, इनफैक्ट वो रिस्क से क्या मिसस्टेटमेंट हो सकता है और क्या चांसेस है वो रिस्क आने के, इसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि जहां पे चांसेस ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, एक्सपेक्टेड एरर हाई है, वहां पे आप ऑडिट प्रोसीजर सैंपल साइज बढ़ा दोगे। ऐसे 330 समझाएगा ये आपको। ठीक है, रिस्क कम है या सच पॉसिबिलिटी कम है, वहां पे सैंपल साइज कम हो जाएगी, ऐसे 530 सैंपल साइज में देखेंगे। ये सब अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे कितनी डिटेल में चेकिंग करना है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ऐसे 315 में व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रिस्क, दीज आर द 4 पॉइंट्स व्हिच यू विल राइट। नेक्स्ट, रिस्क आपको 2 लेवल पे ज्यादा मिल सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ओवरऑल। नॉर्मली ये कब होगा, जब कंट्रोल एनवायरनमेंट खराब है, मैनेजमेंट की फिलोसफी खराब है, इंडस्ट्री के ऊपर खूब सारा प्रेशर, ऐसे 240 में देखा था अपन ने, तो इससे सारी चीजों में रिस्क आपका बढ़ जाएगा। हो सकता है कहीं सिर्फ असर्शन लेवल पे हो, कैश के ट्रांजैक्शन या ऐसा, तो फिर उस एरिया में आपका रिस्क बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंगली आपको उस एरिया के नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर चेंज करना होंगे टू ऑब्टेन सही। लेकिन ओवरऑल रिस्क अगर आपका ज्यादा है तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका ओवरऑल एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। ये सब ऐसे 330 समझाएगा फिर कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, कई बार ऐसे भी कुछ रिस्क आपके सामने आ सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि कुछ स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशंस रिक्वायर्ड है। क्या मतलब, आपको कुछ स्पेसिफिकली अलग से प्रोसीजर, जैसे कि एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना या मे बी मल्टीपल ओपिनियंस ऑब्टेन करना या सरप्राइज चेक करना, नॉर्मल के बियॉन्ड जाके आपको कुछ चेकिंग करना पड़ेगी, ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो आप कब डिसाइड करोगे कि यार ऐसा है या नहीं है, तो ऑब्वियसली ये किन मैटर्स पे डिपेंड करेगा। क्या वो रिस्क एरर का है या फ्रॉड का? फ्रॉड का है तो शायद स्पेशल कंसिडरेशन लगे, रिलेटेड पार्टी तो इन्वॉल्व नहीं है, एस्टिमेट, जजमेंट, मैनेजमेंट बायस से रिलेटेड तो नहीं है, लॉज एंड रेगुलेशन के कंप्लायंस को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, ऐसे कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। तो फ्रॉड रिस्क कोई चेंजेस से रिलेटेड तो नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स मैटर तो नहीं है, रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, एस्टिमेशन सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से बाहर तो नहीं है, लॉ एंड रेगुलेशन, ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आपको मदद करेंगे डिसाइड करने में कहाँ पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन चाहिए। रिस्पॉन्स माइट इंक्लूड, तो ऐसे केस में आप रिस्पॉन्स में क्या करोगे, तो पहले आप मैनेजमेंट से समझोगे आपने क्या किया। तो जैसे मैनेजमेंट ने बोला कि यार हमारे लिए इस साल क्या हुआ था, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला यार हमारे इस साल मेडिक्लेम्स के बहुत सारे क्लेम्स हैं बिकॉज ऑफ कोविड, तो हमारे लिए प्रोविजनिंग जो करना होती है ना, जो एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी हमें कैलकुलेट या प्रीमियम डेफिशिएंसी कैलकुलेट करना होती है, वो बहुत रिस्की मैटर था हमारे लिए।
तो हम पूछेंगे कि अच्छा आपने क्या स्पेशल केयर ली, इसलिए क्योंकि ये स्पेशल अटेंशन एरिया हो गया। तो हम मैनेजमेंट से पूछेंगे कि भैया आपने कैसे इसको रिव्यू किया, डॉक्यूमेंट्स क्या एक्स्ट्रा बनाए, TCWG के क्या अप्रूवल है, ये सब। नेक्स्ट, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जहां पे आपको लगेगा कि टेस्ट ऑफ डिटेल या सब्सटैंसिव डिटेल ऑडिट प्रोसीजर सफिशिएंट नहीं होंगे, वहां पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल्स चेक करना ही पड़ेंगे। ऐसे 330 में चेक करेंगे। ये कब होता है, जब कंपनी में बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है और आपको डर है कि क्लरिकल एरर्स हो सकती हैं, तो कंट्रोल से आप आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि कितना भी डेटा आप चेक कर लो, करोड़ों के ट्रांजैक्शन अगर नंबर्स में हो रहे हैं आपके, तो आपको सब्सटैंसिव प्रोसीजर नहीं लगाना है, 330 में आएगा। और रिस्क एक बार असेस किया तो सेम रहेगा कि कैसी बात कर रहे हो, डेफिनेटली चेंज हो सकता है। मटेरियल वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल हमने देखा था, लास्ट में डिस्कस करेंगे। कब माना जाएगा, ए, जब कंट्रोल एग्जिस्ट होना चाहिए था और कंट्रोल ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ कंट्रोल। दूसरा, कंट्रोल है लेकिन काम नहीं कर रहा है या जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इट इज अनेबल टू प्रिवेंट और डिटेक्ट फ्रॉड्स और एरर, कंट्रोल इज इनएडिक्वेट। और फाइनली, एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब अभी तक कुछ गलत तो नहीं हुआ है पर एंटिटी रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, पॉसिबली कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। जब भी मटेरियल वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल मिले तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कि लेटर ऑफ वीकनेस क्या होता है, तो उसमें आपको लिखना होगा लेटर ऑफ वीकनेस एक ऐसा लेटर है जो हम मैनेजमेंट को देते हैं, राइटिंग में देते हैं। उसमें जहां जहां कंट्रोल में हमें लैप्स मिले हैं, वीकनेस मिली है, वो बताते हैं। इंडिविजुअल इंस्टांसेस मिले तो वो भी बताते हैं, रिकमेंडेशन भी देते हैं कि हमारे हिसाब से इसको ऐसे सही किया जा सकता है अगर पॉसिबल हो तो। लेकिन हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल्स की कमियां नहीं है, क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था। इसे कहते हैं लेटर ऑफ वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। और ये सारे जो भी मैटर्स हमने किए, इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको करना होगा। ओ माय गॉड, ये अपने आप में एक पूरा स्टैंडर्ड बोल लो या एक सीरीज का रिवीजन हो गया। इट्स सच अ लेंथी रिवीजन बेसिकली, ऐसे 315 very important, and that is why I've covered it in well detail. So what we have done is 315, सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, लगाने से आपको कहां कहां फायदा मिलेगा, डेफिनेशन क्या है, एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल्स में फिर हमने देखा उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ कंट्रोल, लिमिटेशन, मैनुअल, IT, फायदे नुकसान, सब कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल मौसी काकी रैप करने लगे। कौन से कंट्रोल एक्टिविटीज हैं जो रिलेवेंट टू ऑडिटर है, ऑडिटर उसके कैसे कंट्रोल चेक्स करेगा, दैट इज समथिंग विच वी सॉ। और ये सब देखने के बाद फिर हमने देखा कि ओवरऑल कंट्रोल से आपका रिस्क असेसमेंट कैसे होगा, और रिस्क असेसमेंट करने के बाद में वीकनेस इन कंट्रोल आई तो आप कैसे रिपोर्ट करोगे। इसके बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पे, असर्शन लेवल पे, कुछ ऐसे एरिया जहां रिस्क सिग्निफिकेंट है, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है, ऐसे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। 330 बताएगा कि आप उसको रिस्पॉन्ड किस तरह से अल्टीमेटली करोगे। And then finally documentation is something which you'll have to do. ऐसे 315 cool। चलो now we will come to ऐसे 320 which is materiality and 330 which is response to the assessed risk। तो हम in fact 320 पर